तो गाइस हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। ये प्रेडिक्शन है पेपर की। प्रेडिक्शन भी नहीं, यहाँ पे मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूँ दैट हैव रिपीटेड ओवर द ईयर्स, लाइक जो काफ़ी आते हैं एंड काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं जिनसे हम वी आर गोना डू दैट। तो हम सबसे पहले जेनेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये हाई वेटेज और कन्फ्यूजिंग है एंड एवरीथिंग। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। इसमें देख लो, एक बार ये देख लो, मेंडल ने शुरू किया था। ठीक है, मेंडल ने ये सब जेनेटिक्स की शुरुआत की थी, पी प्लांट से की थी। पी प्लांट क्यों लिया था? पी प्लांट पहली बात तो ये बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। ठीक है, और ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस कर लेता है, काफ़ी सारे ऑफस्प्रिंग देता है जिससे हम काफ़ी ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स की स्टडी कर सकते हैं। एंड इसकी लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है। लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है मतलब देखो, इंसान की अगर तुम स्टडी करने जाओ तो 80 साल तो एक इंसान निकाल रहा है, तो फिर तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बट ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, तो इसको स्टडी करना रिलेटिवली ईजी था। ठीक है, एंड देन देखो, अब इसने क्रॉस पॉलिनेशन करके हमें सब दिया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इधर कि इसने पी प्लांट ही क्यों यूज़ किया। पहले बात तो इसने मैथमेटिकल लॉजिक यूज़ किया था। इसकी लार्ज सैम्पलिंग साइज होते हैं, मतलब बहुत सारे एक पी प्लांट से बहुत सारे पी प्लांट्स बन जाते हैं, विच गेव क्रेडिबिलिटी टू द डाटा। मतलब क्रेडिबिलिटी मीन्स कि डाटा को मोर रिलायबल बनाया कि हाँ, इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि इतनी सारी टेस्टिंग वगैरह हुई है। ठीक है, इसने रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस दिए इनको टेस्ट करके। ठीक है यार, ये सब क्या इसने। अब हम इधर आ जाते हैं, नेट स्क्वायर होता है। अब देखो, एक टॉल लिया हमने प्लांट और एक ड्वार्फ लिया। टॉल को हम कैपिटल टी से डिनोट करें, ड्वार्फ को छोटे टी से डिनोट करें। आई होप इतना तो आता ही होगा अभी तक। तो ये पुनेट स्क्वायर है। अब इसके देखो, पुनेट स्क्वायर बनाया हमने, ये F1 जनरेशन का है। ये देखो, यहाँ पे दो बड़े बड़े टीज़ हैं और यहाँ पे छोटे टी ले लिया हमने दो, है ना, क्योंकि इसमें देखो दो छोटे टी हैं, इसमें दो बड़े टी हैं, और ये दोनों मिलके बनेंगे एक बड़ा टी छोटा टी। ये भी एक बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, ऐसे ये बनेगा। तो इसमें ये बनेगा, है ना। तो अब हम सेकंड उसमें क्या करेंगे, इसको इसके साथ ही क्रॉस कर देंगे। ठीक है, इसके साथ इसको ही क्रॉस कर दिया। अब देखो, एक तो हमें टॉल मिलेगा, ये होमोजाइगस टॉल है। होमोजाइगस मतलब ये दोनों सेम सेम है, और ये हेट्रोजाइगस टॉल है, जाइगस टॉल। अब यहाँ पे देखो, ये बड़ा टी है, ये छोटा टी है, तो यहाँ पे जो टॉल ट्रेट है ना वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट होने की वजह से ये एक्सप्रेस होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो, डॉर्फ जो होता है, जो रिसेसिव होता है, वो तभी एक्सप्रेस हो सकता है जब वो होमोजाइगस में हो, मतलब सेम सेम जब ये है तब एक्सप्रेस होगा। अब इसका फिनोटिपिकल मतलब दिखने में कैसा है, तो 1 2 3, ये 3 टॉल है फिनोटिपिकली और एक ड्वार्फ है, 3:1। जीनोटिपिकली ये देखो, इसका जीनोटाइप TT है, तो ये 1, ये दूसरा जीनोटाइप है तो 2 1, ये रेशियो होता है। अब हम एक प्लांट को देख के कैसे बता सकते हैं कि ये होमोजाइगस, ये देखो, ये इसका देखो, कोई प्लांट है, हमें डोमिनेंट फिनोटाइप का है। अब हमें कैसे पता होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है? इसके लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, मतलब इसको रिसेसिव प्लांट से क्रॉस कर देंगे। ठीक है, हमने क्रॉस किया तो देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे देखो, हमने ये लिया हुआ है, ये रिसेसिव है WW, और वायलेट जो है उसको हमने W से रिप्रेजेंट किया, ये डोमिनेंट है। ये देखो, यहाँ लिया और ये लिया। अगर देखो होमोजाइगस वायलेट हुआ ना, तो सारे वायलेट ही निकलेंगे फिनोटाइप्स। बट अगर हेट्रोजाइगस वायलेट हुआ तो यहाँ पे दो वो निकलेंगे और दो रिसेसिव वाले निकलेंगे। ठीक है, ये मेंडल के लॉज है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। फैक्टर्स अकर इन पेयर्स, मतलब ये कि फैक्टर पेयर में होते हैं, जैसे TT ये पेयर में होते हैं। ठीक है, तो ये जैसे डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स है ना, ये फैक्टर्स बेसिकली एलील्स को बोला गया। ठीक है, डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स है, तो द डोमिनेंट वन विल बी एक्सप्रेस, जो डोमिनेंट वाला है वो एक्सप्रेस होगा। इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। अगर वन पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है इन द F1 जनरेशन, तो ये एक्सप्लेन करता है कि डोमिनेंट है वो। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दिस इज एलील्स डू नॉट शो एनी blending and are recovered as such in F2 generation, though these are not seen in F1 stage। मतलब अगर ये टॉल है और एक डॉर्फ प्लांट है, वो मिक्स होकर इंटरमीडिएट हाइट वाला नहीं बनाएंगे। ठीक है, वो या तो टॉल बनेगा या तो डॉर्फ ही बनेगा, उनकी मिक्सिंग नहीं होती है।
Though the parents contain two alleles during the factors or allele of a pair segregate from each other, a gamete receives only one of the two. Of course, a homozygous parents produces all gametes similar to heterozygous. देखो, अब एक पेरेंट से सिर्फ एक ही आएगा, लाइक ठीक है, दूसरे पेरेंट से दूसरा ही एलील आएगा, ठीक है। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें नेम में डोमिनेंस आ रहा है तो ये एक्सेप्शन है ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। अब हम इधर आ जाते हैं। ये देखो रेड एंड वाइट मिलके पिंक बना रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये बना, तो यहाँ पे डोमिनेंट वाला ट्रेट नहीं एक्सप्रेस हुआ, ये अपना पूरे एक्सप्रेशन ही नहीं दिखा पाया। ये किस में होता है, स्नैपड्रैगन में होता है, ठीक है। ये पूरा अपना एक्सप्रेशन ही नहीं दिखा पाया, पिंक बन गया, तो ऐसे होगा। और इसका फिनोटिपिकल रेशियो और जीनोटिपिकल रेशियो सेम होगा, ठीक है। In the first case, the equivalent to the unmodified IV will produce the same phenotype transformation. Allele is very common. Allele produce non-functional. The phenotypical may be affected dependent on the unmodified, the original phenotype, and the dominant and the modified either recessively. Hence, the example above, non and no enzyme is produced. अब इसका जो एंजाइम है ना, ये पूरी तरह वो नहीं कर पाता एक्सप्रेस अपने आप को, तो करके ये पिंक बन जाता है, ठीक है। अब कोडोमिनेंस क्या होता है, जब दो साथ में डोमिनेंस शो करते हैं, ये ब्लड ग्रुप में होता है। अगर एक पेरेंट का ए है, दूसरे का ए है, तो बच्चे का ए होगा। एक का ए है, एक का बी है, तो ए भी होगा, मतलब दोनों ही डोमिनेंट है, साथ में डोमिनेंट है, ठीक है। इसे कोडोमिनेंस बोलेंगे। अब देखो, अगर एक का ओ है, ओ को हम छोटे आई से नोट करते हैं, एक का ए है, एक का ओ है, तो ए बनेगा, क्योंकि ओ रिसेसिव है, ठीक है। एक का बी है, एक का ए है, तो ए बी। अगर दोनों के बी हैं तो बी, एक का बी है और एक का ओ है तो बी। अगर दोनों का ओ है तो जाके ओ ब्लड ग्रुप होगा, इसलिए ये रेयरेस्ट है। अब ये देखो, ये दूसरा क्रॉस आ गया हमारे पास, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब हम दो अलग अलग बोलेंगे। ये देखो, ये दो अलग अलग उस पर प्रेजेंट होती हैं क्रोमोसोम पे, जो ट्रेट्स होते हैं बोलेंगे राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये हमने लिया, ठीक है। अब हम इसके वो बना देंगे गेमीट्स। गेमीट्स कैसे बनाएंगे, फोकलाइन मेथड। ये देखो वाई और ये छोटा वाई, तो ये बन जाएगा आर वाई, और छोटी आर को लेंगे तो वाई एंड देन वाई, देन वी हैव आर वाई, देन वी हैव आर वाई। ये चार वो बन गए, 1 2 3 4 गेमीट्स। तो इन चारों को इधर पुट कर दिया, और ये यहाँ चार ये पुट कर दिया, और दूसरी तरफ भी यही चार पुट कर दिए, और इनको क्रॉस करेंगे। देखो आर आर और वाई, ये ऐसे ऐसे करके इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे ऐसे फिनोटिपिकल रेशियो आ जाएगा 9 3 3 1 का फिनोटिपिकल रेशियो आ जाएगा। ये देखो, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट करता है कि जब हम हाइब्रिड फॉर्म कर रहे हैं ना, जैसे आर और वाई, और आर वाई को हमने ये क्या था, किन दोनों को वो क्या था, तो यहाँ पे देखो रेड कह रही हूँ, राउंड और रिंकल्ड और येलो ग्रीन ने एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं किया कि राउंड है येलो है, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं किया, ठीक है। ये अलग अपना एक्सप्रेस हुआ, ये अपना अलग एक्सप्रेस हुआ, इसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, अब ये यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे बेसिकली ये देखो दो क्रोमोसोम है, यहाँ पे हमारी वो ही जैसे ये होते हैं रिकॉम्बिनेशन होती है, यहाँ पे देखो ये एक दूसरे के ऊपर वैसे होके यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होती है ना, तो ये यहाँ पे बेसिकली वही हुआ है इधर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे बेसिकली ये हुआ है कि ये देखो आई गॉट अ लिटिल कन्फ्यूज्ड, वो रिकॉम्बिनेशन वाला आ गया। तो यहाँ पे देखो, ये बस अलग होकर चार डॉटर सेल बना दिया, तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स दिखाता है। ये देखो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये दिया है ड्रोसोफिलस मेलेनोजेस्टर से, ये फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं इसको। ये ही क्यों चूज़ की, ये देखो ग्रो ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लैब, इसको लैब में ग्रो करना इजी था। सेकंड, दे कम इन अबाउट 2 वीक्स, इनमें 2 वीक्स में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी, मतलब बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, फ्लाइज हैं तो बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे। एंड देयर वाज क्लियर डिफ्रेंसिएशन, मतलब मेल देखो छोटू सा है, फीमेल देखो बड़ी सी है, तो तुम देख के बता सकते हो कि कौन सा फीमेल है कौन सा मेल है। अब हम लिंकेज पढ़ते हैं। लिंकेज में बेसिकली क्या है, देखो जितना ही ये दो जीन्स हैं, ये दो ट्रेट्स हैं बेसिकली, जितना ये पास होंगे ना इधर,
देखो येलो वाइट है और ये वाइट मिनिएचर है। देखो येलो और वाइट है, ये बहुत ज़्यादा पास है। ये ड्रोसोफिलस की बात हो रही है, ये बहुत ज़्यादा पास है, ठीक है। तो इनके देखो ये पेरेंटल टाइप ज़्यादा बनाएंगे और रिकॉम्बिनेशन कम बनाएंगे। मतलब इनके बीच का डिस्टेंस है 1.3 सेंटीमॉर्गन, क्योंकि यहाँ पे 1.3% वो बन रहे हैं रिकॉम्बिनेंट टाइप्स। यहाँ देखो डिस्टेंस दूर है तो मतलब रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम इसको समझने के लिए डिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन ऐसे तुम याद रख सकते हो। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 37.2 सेंटीमॉर्गन। बस यही करना था। अब हमें एक ये करना है और एक सेक्स डिटर्मिनेशन करना है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होती है, देखो कंट्रोल मोर देन वन जीन, मतलब जब एक से ज़्यादा जीन किसी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे स्किन कलर है, स्किन कलर के लिए बहुत सारी जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे ये देखो, अगर तुम्हारे सारे कैपिटल है, मतलब सारे डोमिनेंट है, तो डार्केस्ट होगा जिसे हम नेग्रो बोलते हैं। और अगर सब छोटे रिसेसिव है तो फेयरेस्ट होगा जिसे अल्बाइनो बोलते हैं। और बीच वाला सबसे हाईएस्ट होता है, जिसमें ये देखो ऐसे होगा बीच वाला, ए बी या सी। तो ऐसे होगा बीच वाला जिसे मुलेटो बोलते हैं। तो मुलेटो की कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि सारे लोग तुमने देखा है बहुत ज़्यादा होते हैं, फेयरेस्ट एंड डार्केस्ट बहुत कम होते हैं। तो ऐसे बेल शेप्ड कर्व बनेगा अगर हमें इसका बनाना पड़े। इसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मतलब बहुत सारी एलील्स एक ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लियोट्रॉपी क्या होता है, एक जीन बहुत सारी चीज़ें कर रही है। जैसे कि हमारे फिनाइल क्यूटोनोरिया है ये जीन में म्यूटेशन होने की वजह से मेंटल हेल्थ पे भी वो पड़ता है। मेंटल रिटार्डेशन होती है, मतलब स्टूपिड होता है बंदा, एंड रिडक्शन इन हेयर होते हैं, बाल कम होते हैं, और स्किन पिगमेंटेशन हो जाती है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन आते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आएगा ही आएगा डेफिनेटली। अब देखो ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होती है। फीमेल है, उसके पास एक्स क्रोमोसोम का ये है, मेल का स्पर्म आएगा, या तो वो एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है। मेल डिटरमाइन करते जेंडर, अगर एक्स हो गया तो गर्ल होगी, ठीक है। अगर एक्स वाई हो गया तो फिर मेल होगा, है ना। अब ग्रास हॉपर्स में क्या होता है, ठीक है, फीमेल के पास एक्स होता है, मेल या तो एक्स लेके आता है या मेल कुछ भी नहीं लेके आता। तो फिर अगर एक्स हुआ तो क्या हुआ, लड़की। अगर एक्स 0 हुआ तो क्या हुआ, मेल, ठीक है। अब बर्ड्स में क्या होता है, या फिर बाकी में क्या होता है, बेसिकली इट्स लाइक ये देखो इधर ये होता है कि फ़ीमेल कंट्रीब्यूट करती है। अगर देखो इसके पास मेल के पास जेड है, ठीक है, अगर फीमेल जेड लेके आई तो बन जाएगा मेल, अगर फीमेल डब्ल्यू लेके आई तो बन जाएगी फीमेल, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर यहाँ देखो यहाँ पे Z0 में क्या होता है, अगर देखो फीमेल जेड लेके आई तो बन जाएगा मेल, अगर फीमेल 0 लेके आई तो क्या बनेगी, फीमेल। ये बहुत ज़रूरी है। हनी बी में कैसे होती है, क्वीन हनी बी होती है जिसकी वो होता है एन, है ना। अगर ये पार्थिनोजेनेसिस मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बच्चा पैदा करती है तो वो ड्रोन होगा जो मेल होगा, ठीक है, मेल होगा जो होगा एन, और वो माइटोसिस करके गमीट बनाएगा। अगर वो क्वीन को फर्टिलाइज़ कर देता है, ड्रोन ना क्वीन के पीछे पीछे घूमता है, और क्वीन फर्टिलाइज हो गई तो ये 2N फॉर्म होगी हमारी फीमेल वर्कर बी, जो इनफर्टाइल होती है, मतलब ये बस काम करती है, नेक्टर कटक गया ये वो, बट ये फर्टिलाइजेशन में अगेन टेक प्लेस नहीं करती है। तो मेल हैप्लॉइड होता है, फीमेल डिप्लॉइड होती है, और ये क्यों होता है हमने देख लिया। तो जीन में ना म्यूटेशन भी आ जाती है। म्यूटेशन मतलब लॉस एंड डिलीशन, मतलब देखो ACC है तुम्हारा, AGT ऐसे करके तुम्हारा है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक जीन की डिलीशन होगी तो म्यूटेशन हो सकती है, अगर एक की हमने और एडिशन कर दी तो म्यूटेशन हो सकती है, या फिर इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं, क्योंकि रीड करने वाला वो अलग हो गया, एक एक्स्ट्रा हो गया, राइट। ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है। बट अगर मैं 3 और ऐड करूँ तो इसमें फ्रेम नहीं चेंज होगा, 3 का मल्टीपल ऐड करूँ तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होगी वो, ठीक है। और जो म्यूटेशन कॉज करता है उसे म्यूटेजन बोलते हैं। ये मतलब कैंसर सेल्स ये सब इसकी वजह से होता है, क्योंकि DNA में म्यूटेशन हो जाती है। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये देखो सिंबल्स यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस, फीमेल मेल सेक्स अनस्पेसिफाइड ये वो, ठीक है। ये अफेक्टेड को हम रेड से दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो अगर ये सारे उसमें है, पहली जनरेशन में भी है, दूसरी जनरेशन में भी है, थर्ड जनरेशन में भी है, तो ये डोमिनेंट ट्रेट है।
ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। ऑटोसोम और एलोसोम क्या होता है? ऑटोसोम्स वो होते हैं जो तुम्हारे एक तो होते हैं एलोसोम एंड देन यू हैव ऑटोसोम्स, ठीक है। तो एलोसोम्स वो होते हैं जो सेक्स डिटरमाइन करते हैं, बाकी सारे ऑटोसोम्स होते हैं। अब ये देखो, इधर ये वाली जनरेशन में कुछ नहीं है, इधर है, इधर है, तो ये रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया, जैसे सिकल सेल एनीमिया, और ये है मायोटेटोनिक डिस्ट्रॉफी। अब देखो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब ऑल्ट्रेशन या म्यूटेशन की वजह से होते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पर डिपेंड करते हैं। इसको हम फैमिली में ट्रेस कर सकते हैं बाय पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। अब कलर ब्लाइंडनेस पे आ जाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड होती है, देखो, ठीक है। ये रेड और ग्रीन कलर में ये लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ये एक्स क्रोमोसोम पे होती है और ये रिसेसिव होती है, ठीक है। तो अगर 2 एक्स हैं और इसमें एक ख़राब है तो फिर दूसरा एक्स तो है ना सही, तो ये रिसेसिव है, तो ये एक्सप्रेस नहीं होगी। बट मेल्स में क्या होता है, एक ही एक्स है, तो ये मेल्स में इसका चांसेस हायर होता है कि मेल्स में ये हो। अब हम आते हैं हीमोफीलिया पे। ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। इसमें क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं हो पाता, मतलब चोट लगी खून बहता ही जाएगा और क्लॉट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो ये भी मेल्स को ज़्यादा होगी, फीमेल्स को नेग्लिजिबल होगी। फीमेल इसकी कैरियर हो सकती है, ठीक है। मतलब क्वीन विक्टोरिया को भी ये था तो इसे रॉयल डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। ये फीमेल इसकी कैरियर हो सकती है, मतलब फीमेल अपना एक्स देगी तो क्या पता वहाँ से वाई आए तो फिर उस फीमेल का बच्चा हीमोफिलिक होगा, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या होता है, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। इसमें देखो ये जो जीन है ना ये नॉर्मल है, यहाँ पे गैग है ना, ये गैग का यहाँ पे गुग बन जाता है, यू आ जाता है, तो यहाँ पे ग्लूटामिन की जगह वैलिन बन जाता है, जिसकी वजह से सिकल सेल्स मतलब ऐसे सिकल जैसे आरबीसी फॉर्म्ड होते हैं, वैसे आरबीसी बायोकॉन्ट्रिक होते हैं, बट ये सिकल बनते हैं जिनके पास देखो एच बी नॉर्मल एच बी एस होगा, मतलब रिसेसिव में है, तो इसके आधे ये होंगे आधे वो होंगे, तो इनको मलेरिया नहीं होगा, ठीक है। बट जिसके पूरे ऐसे होंगे ना सिकल सेल, वो जल्दी मर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में अल्फ़ा टू बीटा 2 होता है ना, तो ये बीटा वाले उसको इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये हमने पढ़ा है कि मतलब ये उस पे होती है ऑटोसोम्स पे, और ये ऑटोसोम डोमिनेंट डिजीज़ है, मतलब अगर है फैमिली में तो बहुत सबको ही होगी। ये ब्रेन को डैमेज करती है और यूरिन में दिक्कत लाती है और पुअर अब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी में वो होती है, ठीक है। किडनी में मतलब ये एसिड इकट्ठा होता रहता है। मतलब इसमें फिनाइल एलेनिन जो है तुम्हारा वो फिनाइल पायरुविक एसिड बन जाता है। उसके बाद हम थैलेसीमिया में आते हैं। थैलेसीमिया ये ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव है, मतलब ये सारी जनरेशन में नहीं एक्सप्रेस होगी। इसमें हीमोग्लोबिन अफेक्ट होता है जिसकी वजह से अनीमिया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे। अगर देखो तुम्हारे 46 है, 46 की जगह अगर 45 किसी में क्रोमोसोम हो तो उसे एन्यूप्लॉइडी बोलेंगे, मतलब कम है। अगर 46 की जगह 47 हो तो उसे पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे। देखो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, 21st क्रोमोसोम है वो 3 21st क्रोमोसोम हो जाते हैं बंदे में, ठीक है। तो ये डाउन सिंड्रोम होता है, इसमें हार्ट वीक होता है, रिंकल्ड टंग होती है बड़ी, और फ्लैट फेस, फ्लैट हेड एंड लाइक हाथ है ना तो हाथ पे सिर्फ एक लाइन होगी। अब हम आ जाते हैं ये क्लाइन टर्नर्स और क्लाइनफेल्टर पे। क्लाइनफेल्टर में क्या होता है, एक्स 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 वाई ये हो गया, तो ये मर्द होगा और इसके ब्रेस्ट होंगे, ठीक है। ये होता है टॉल स्टैचर विथ फेमिनाइज्ड कैरेक्टर, ठीक है। अब इसमें क्या है, मतलब एक ही वो है, दूसरा है ही नहीं, तो ये होगा हमारा टर्नर सिंड्रोम, एंड इसमें ये दोनों ही इनफर्टाइल होते हैं। अब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे आ चुके हैं MBI पे। अब यहाँ पे देखो सेंट्रल डॉगमा पे आता है, ये किसने दिया था, फ्रांसिस ने दिया था। अब इसमें क्या होता है, DNA से जब DNA बनता है उसे रेप्लिकेशन बोलते हैं, DNA से जब mRNA बनता है उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, जब उससे प्रोटीन बनता है उसे ट्रांसलेशन बोलते हैं। कभी कभी कुछ HIV वगैरह एड्स में ये उल्टा हो जाता है, mRNA से DNA बनने लग जाता है, उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, इसे सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं। ये किस में होता है, रेट्रोवायरसिस में होता है, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
ठीक है। अब देखो पैकेजिंग ऑफ डीएनए कैसे पैकेज्ड होता है। देखो ये H1 हिस्टोन है, ये हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, ये अब देखो ये H1 है, ये यहाँ से डीएनए जाएगा और ये तुम्हारे जो ग्लोब्यूल ये दिख रहा है ना, इसमें H2A H2B H3 H4 ये सारे हैं इंटू 2। ठीक है, इनका पेयर है और इसके अराउंड डीएनए वो है, एक उस पर 200 बेस पेयर डीएनए ऐसे घूम जाते हैं। ठीक है, और ये देखो ये ऐसे दिखता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखता है और इसको हम पूरा न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ठीक है, और हिस्टोन्स आर रिच इन, ये जो हिस्टोन है ना ये बीच वाला ये हिस्टोन प्रोटीन है, दे आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है, और जो 8 मॉलिक्यूल्स है ये देखो 8 1 2 3 4 इंटू 2 8, ये जो सेंटर में है इसे बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, और ये बनाता है हम न्यूक्लियोसोम, ये पूरा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम और ये ऐसे लगता है जैसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग हो। ठीक है, ये देखो एक ये चीज़ है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था। इसमें एस्ट्रेन बैक्टीरिया माइस में इंजेक्ट किया, आरस्ट्रेन माइस में इंजेक्ट किया, एस्ट्रेन करने पे माइस मर गया, आरस्ट्रेन करने पे माइस जिंदा रहा। अगर हीट किल्ड एस्ट मतलब एस मरा हुआ हीट से वो लिया तो माइस जिंदा रहा। और अब अगर हीट किल्ड एस और आर को इसे अंदर डाल दिया तो माइस मर गया। तो इसने कुछ इसमें डाला है, इसमें कुछ ट्रांसफॉर्म किया है, इसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोला गया था। बेसिकली डीएनए ही था, वो बाद में पता चला क्योंकि इन्होंने देखो ये और थे एवरी कॉलिन मैक्लियर्ड एंड मैककार्टी, इन्होंने क्या किया वो लिया, उसमें प्रोटीन्स डाला प्रोटीन को मारने के लिए, आरएनएस डाला आरएनए को मारने के लिए, डीएनएस डाला डीएनए को मारने के लिए। तो ऐसे पता चल गया, दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज़ द हेरिडिटी मटेरियल, क्योंकि अगर डीएनए मार दिया ना तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। ठीक है, बट ये किसी ने माना नहीं, तो इक्विवोकल प्रूफ किसने दिया था, हर्शी एंड चेज ने। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या किया था, अब तुम्हें पता है डीएनए में फॉस्फोरस होता है, तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लेके डीएनए को लेबल किया था और रेडियो एक्टिव सल्फर लेके प्रोटीन कैप्सूल को लेबल किया था। अब इसको इसके साथ इन्फेक्ट कर दिया, जो भी तुम्हारा बैक्टीरिया था उसको इन्फेक्ट कर दिया इन बैक्टीरियोफाजस से। अब इसको ब्लेंडिंग की, मतलब इनको अलग कर दिया ये जो हेड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये रेडियो एक्टिव था ना प्रोटीन, तो ये बाहर रहा, इसमें बैक्टीरिया में कोई रेडियो एक्टिव नहीं डिटेक्ट हुआ। बट यहाँ पे डीएनए अंदर चला जाता है ना, तो डीएनए अंदर गया तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी अंदर डिटेक्ट हुई। डीएनए और आरएनए का देख लेना, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसमें यूरेसिल होता है, इसमें थाइमीन होता है इसकी जगह, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल होता है। इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, इसमें राइबोस शुगर होती है। ठीक है, आरएनए जल्दी म्यूटेट करता है, डीएनए कम रेट पे म्यूटेट। पहले दुनिया में आरएनए आया था, इसलिए आरएनए के बहुत सारे हम चीज़ें देखते हैं। अब डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे होती है, ये देखो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड इधर जाएगा, उसके साथ न्यू डीएनए ऐसे बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। कॉम्प्लीमेंट्री हमें कैसे पता, शॉरगाफ ने एक रूल दिया था कि ए ऑलवेज पेयर्स विद टी एंड सी ऑलवेज पेयर्स विद जी। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है, ऐसे होता है, ये शॉरगाफ रूल है। तो तुम्हें ऐसे पता है अगर ए है ना, इधर ए टी सी जी टी है ऐसे, तो नीचे तुम्हारा बनेगा टी ए जी सी ए ऐसे। तो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऐसे है कि हमने पहले तो नॉर्मल डीएनए लिया और इसमें ये एंड डाला और ये हैवी डीएनए था, तो ये हैवी डीएनए तो इसका यहाँ पे ये आया। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन करके सेपरेट किया तो इधर नीचे आया। 20 मिनट्स बाद हमने इसको लाइट नाइट्रोजन के मीडियम में डाला था, तो ये हाइब्रिड बन गया हैवी और लाइट का। ऐसे देखो ये ऐसे है ना, 15 वाला 15 नाइट्रोजन वाला, अभी इधर आ जाएगा, इधर 15 इसके साथ साइड में आ जाएगा 14 वाला, और ऐसे करके यहाँ पे ये देखो 14 वाला ये 15 वाला, तो इधर बीच में ऐसे होगा। ये मिकल्सन एंड स्टॉल ने दिया था। ठीक है, और 20 मिनट्स में 2 बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके तुम कैलकुलेशन भी कर सकते हो। अब ये देखो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या हो रखा है, रेप्लिकेशन हो रखी है। यहाँ पे देखो हेलिकेस, यहाँ पे हेलिकेस होता है जो इसको अलग अलग कर देता है, 2 जगह हेलिकेस यूज़ होता है।
ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इसको ये करने के लिए ना पहले तो यहाँ पे प्राइमर लगेगा, एक प्राइमर से फिर आगे वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक प्राइमर लगा और यहाँ पे सीधा ये डीएनए पॉलीमरेज से आगे ये बन गया। यहाँ पे 1 2 3 प्राइमर लगाए और उसका कंटिन्यू होके 3 बने। ठीक है, इसको बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, क्योंकि ये फ्रैगमेंट्स में है। ठीक है, ये याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनाना। पहले ये देखो तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन वो है, यहाँ पे प्रमोटर है। प्रमोटर हमेशा जो कोडिंग स्ट्रैंड है ना उसके 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसको कॉपी करके बनता है, और कोडिंग स्ट्रैंड नीचे वाला है। एक स्ट्रैंड से ही वो बनता है, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ना आरएनए, तो एक स्ट्रैंड का ही वो हम देखते हैं। ये स्ट्रक्चरल जीन है, जो ये वाला हिस्सा है ये स्ट्रक्चरल जीन है, और यहाँ पे टर्मिनेटर है जहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी। अब ये देखो सिग्मा फैक्टर लेके ये प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज जोड़ता है। फिर इधर देखो ये आरएनए पॉलीमरेज जैसे आरएनए बना रहा है, एमआरएनए बना ही जा रहा है। फिर टर्मिनेटर पे पहुंच के रो फैक्टर आता है और वो इसको अलग कर देता है। अब देखो जब यूकैरियोट्स में बनता है ना, इसमें एक्सॉन है और इंट्रॉन है। अब इंट्रॉन कोडिंग नहीं करते हैं, इंट्रॉन ज़रूरी ही नहीं है, तो इंट्रॉन को ऐसे स्प्लाइसिंग करके ना हम हटा देंगे और यहाँ पे ये बन जाएगा एक्सट्रॉन वाली लेयर। यहाँ पे हम इसकी कैपिंग और टेलिंग कर देंगे। टेल पे हम बना रहे हैं पॉली एडेनाइन की, वो बहुत सारे एडेनाइन्स लेके, जो ए होते हैं एडेनाइन, वो लेके पीछे लगा दिया। आगे MGPP लगाया। ठीक है, आगे कैपिंग करने के लिए ये मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है कैपिंग के लिए। ठीक है, अब इधर आ जाओ डीएनए कोड्स। यहाँ पे ज़रूरी आई टेल कि सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो U ये बताया गया था। अब देखो ये स्टॉप कोडन याद रखना है एक तो तुम्हें, देखो UAA UAG UGA ये स्टॉप कोडन है। ठीक है, और तुम्हारा स्टार्ट कोडन ये है AUG जो मिथाइलिन को कोड करता है। ठीक है, अब देखो एक अमीनो एसिड, मतलब एक मम्मी के काफ़ी सारे बच्चे हो सकते हैं, मतलब एक अमीनो एसिड काफ़ी सारे कोडोन को वो कर सकता है, बट एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड बनाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ ट्रांसलेशन पे। ट्रांसलेशन tRNA करता है। इस पे देखो एक तो वो लगा होगा प्रोटीन अमीनो एसिड, और यहाँ पे एंटी कोडन होता है, और यहाँ पे देखो mRNA आएगा, जो mRNA हमने ट्रांसक्रिप्शन में बनाया था। अब राइबोसोम का जो छोटा वाला हिस्सा होगा ना वहाँ mRNA लग जाएगा, फिर बड़ा वाला हिस्सा आएगा और उधर tRNA आएगा। tRNA का एंटी कोडन यहाँ के कोडन से मैच करेगा, और जो यहाँ पे देखो चेन बनती जा रही है ना, ये चेन उठ के इसके ऊपर लग जाएगी, ऐसे ऐसे लगती जाएगी, और एंड में जो हमारा स्टॉप कोडन है अगर वो आएगा तो हमारा वो बनेगा रिलीज़ फैक्टर, रिलीज़ होगा, RI रिलीज़ होगा, जिससे ख़त्म हो जाएगी ये पूरा। एक और चीज़, RNA पॉलीमरेज होते हैं वो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में तो एक ही होता है, बट इधर बहुत सारे होते हैं। RNA पोल 1 जो RNA को वो को बनाता है। ठीक है, RNA पोल 2 जो HNRNA बनाता है। देन RNA पोल 3 जो tRNA बनाता है। ठीक है, ये लैक ऑपरेंड का भी देख लो। ये पीपो ZYA होता है, यहाँ से इनहिबिटिंग ये है, ये mRNA बनाएगा अपना, ये रिप्रेसर बनाता है जो यहाँ पे ऑपरेटर पे जाके जुड़ जाता है, फिर आगे कोड नहीं हो पाता। बट अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा ना, लैक्टोज की प्रेजेंस में क्या होगा, लैक्टोज क्या है, इंड्यूसर है। ठीक है, ये यहाँ तक तो सेम रहेगा, रिप्रेसर बनेगा। अब इंड्यूसर इससे जाके जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से ये ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगा। अब ये जो Z है, Y और A है, Y क्या करेगा, लैक्टोज को अंदर आने देगा उसके सेल के। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर परमीज होता है। फिर Z जो है वो बीटा गैलेक्टोज, मतलब लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में वो करेगा। ठीक है, और ये जो A है वो उसकी ट्रांसलेशन करके उसका प्रोटीन बना देगा। ठीक है, अब देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये बेसिकली इतने सारे जीन्स को इन्होंने ये क्या था स्टडी एंड 3 बिलियन सीक्वेंसेस डिटरमाइन किए थे। इंफॉर्मेशन लैब मतलब कंप्यूटर्स वगैरह में स्टोर की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थे, तो इसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं, इनकी स्टडी को कंप्यूटर वगैरह में स्टोर करना। ठीक है, टूल्स बनाए इन्होंने ताकि हम अच्छे से वो स्टडी कर पाए, डाटा एनालाइज कर सके, बेस पेयर का, जीन का, ये वो। एंड ठीक है, ये बहुत सारी डिजीज़ को वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प किया। इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज इंक्लूड थी, जापान, चाइना, जर्मनी, ठीक है, वगैरह। देखो जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड अदर्स। ठीक है,
ये बहुत रेवोल्यूशनरी वेज के लिए यूज़ हो सकता है। एंड इसके एडवांटेजेस क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी के अलावा ये कैन लीड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल कैपेबिलिटीज़ एंड हेल्थ केयर एग्रीकल्चर में बहुत एडवांटेजेस दे सकते हैं। और ये काफ़ी अदर बैक्टीरियाज पे भी यूज़ हुई हैं, जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट, कैनियोर एलिगेंस, अ फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड, ड्रोसोफिला, द फ्रूट फ्लाई, प्लांट्स वगैरह पे भी ये स्टडी हुई है। ठीक है, अब इसके दो तरीके होते हैं इसे पढ़ने के। एक्सप्रेस सीक्वेंस ट्रैक, मतलब तुम सब डीएनए को बैठ के पढ़ने बैठो, और दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन, मतलब हर उसमें ना 2% डीएनए होता है हर इंसान में जो अलग होता है, तो तुम 2% स्टडी करो। ठीक है, ये वो है। ठीक है, फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ आइसोलेटेड स्मॉल साइजेस स्टडी करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीसेस नहीं स्टडी करते, छोटे छोटे यूज़ करते हैं। एंड तो ये देखो, अब ये उसमें भी यूज़ किए गए हैं यीस्ट एंड बैक्टीरिया में, और यहाँ पे जो वेक्टर्स यूज़ किया गया है ना इसको अंदर डालने के लिए, उसके ये यैक एंड बैक है। ठीक है, ये देखो फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, ये इतने सारे बिलियन बेस पेयर होते हैं, सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम 1 पे होते हैं, बहुत ज़्यादा जीन कंसिस्ट 3000 बेसिस एवरेज जीन कंसिस्ट करती है। ठीक है, ड्रोसोफिन में 2.4 मिलियन है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये देखो 30,000 जीन एस्टिमेट की गई हैं। 2% से लेस देन 2% होता है, वो अलग होता है सब में। ठीक है, बहुत ज़्यादा 50% से ज़्यादा तो अननोन ही रहे हमें। रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं इनमें, एंड क्रोमोसोम 1 में सबसे ज़्यादा जीन्स होती हैं। एंड पॉलीमॉर्फिक SNPs occur in humans, this promises to revolution एंड डिजीज़। ठीक है, अब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आते हैं। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म को यूज़ करके हम क्या करते हैं, ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, वेरिएशन एंड अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे चेंज आता है। ठीक है, ये बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटेड को हमें हेल्प करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझ। ये करते कैसे हैं, पहले तो हम डीएनए को अलग कर लेंगे, फिर उसे डीएनए को आरई से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से वो करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेपरेशन करेंगे इसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ, उसके बाद ब्लॉट सेपरेट करेंगे, उसके बाद VNTR, मतलब यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट लगा दिया डीएनए के एंड पे, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के एंड पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट लगा दिया, तो ये प्रोब बन गया। ठीक है, अब दूसरा कोई डीएनए लेंगे, इसके साथ अगर वो देखो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री होगी, पेयरिंग होगी इसकी, तो मतलब म्यूटेशन नहीं है, अगर नहीं हुई तो मतलब म्यूटेशन है। अब ये क्रिमिनल्स वगैरह को स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये देखो, ये एक डीएनए, ये दूसरा है, अगर देखो ये सैंपल निकला है कि ये मर्डरर का वो है, जो स्लाइवा मिला है, बाल मिला है, उसका डीएनए ऐसा है, और ये 2 लोग हमारे सस्पेक्ट है, अगर ये देखो इससे ये मैच नहीं कर रहा है तो मतलब इसने नहीं किया है खून, इससे और इससे मैच कर रहा है मतलब इसने किया है खून। ठीक है, अब हम एवोल्यूशन पे आते हैं। एवोल्यूशन बिग बैंग थ्योरी से स्टार्ट हुआ, मतलब बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, उसमें गैसेस निकली जो कूल डाउन होगी, हीलियम हाइड्रोजन बनी, जिससे आगे गैलेक्सीज बनी, लाइफ आई। ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म ये हमें मिलर के एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ आती है कि पहले बहुत हाई टेम्परेचर था अर्थ का। ठीक है, हाई टेम्परेचर, हाई इलेक्ट्रिसिटी थी, उसमें क्या हुआ, इनऑर्गेनिक मैटर्स एलिमेंट्स थे, उन्होंने ऑर्गेनिक एलिमेंट्स बनाए, जिससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एलिमेंट्स बने आगे, जिन्होंने सेल को फॉर्म किया, पहले वाले सेल को। ठीक है, एक और आता है प्लेनियोटोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। ये बेसिकली हमें ये रहा प्लेनियोटोलॉजिकल एविडेंस, मतलब यहाँ पे फॉसिल्स वगैरह को स्टडी करके हम बताते हैं कि लाइफ कैसे हुई, डायनासोर्स वगैरह का हमने ऐसे ही पता लगाया कि फॉसिल्स वगैरह को स्टडी करके। एनालोगस एंड होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होता है, होमोलोगस वो होते हैं जिनका एक कॉमन ओरिजिन होता है, फिर वो डिफरेंट फंक्शन होता है। ये देखो, जैसे ये मैमल्स की वो हैं आर्म्स। ठीक है, तो यहाँ आप देखो, ये देखो ये सब अलग अलग फंक्शंस कर रहे हैं, इसके लिए रनिंग का है, इसके लिए स्विमिंग का है, इसके लिए फ्लाइंग का है, इसके लिए वर्क करने का है, बट इनका स्ट्रक्चर सेम है। देखो टार्सल्स, मेटाफेलेंजेस, फेलेंजेस वगैरह सब है इनमें। ठीक है, तो इसे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी बोलते हैं।
उसके बाद हम ये इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉथ पे आ जाते हैं। पहले देखो मॉथ ऐसी मतलब ये जो था ना, ये लाइट वाले थे, लाइट ट्रीज होते थे लाइकन की वजह से। तो यहाँ पे जो ये डार्क वाली थी ना, इसको बर्ड्स देख लेते थे और बर्ड्स इसको खा लेते थे। तो मतलब वाइट वाली नंबर में ज़्यादा थी, ठीक है, ये ज़्यादा थी। बट फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, SO2 बना और लाइकन्स बनने लगे। तो यहाँ पे देखो वाइट वाली दिखने लग गई बर्ड्स को, तो ये वाइट वाली को खाने लग गए, ठीक है। तो दोनों प्रेजेंट थी बट क्वांटिटी चेंज हो गई, ठीक है। देखो अडेप्टिव रेडिएशन, एक वो आइलैंड था जहाँ पे गैलापागोस आइलैंड, वहाँ पे बहुत सारी फैलेंजेस मतलब वो रहती थी, फिंचेस। उन सब ने अलग अलग बीक्स बना ली, मतलब कोई सीड खाता कोई फ्रूट खाता, उसके हिसाब से उनकी बीक्स बन गई। ये देखो ये हमारे अडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल्स इन ऑस्ट्रेलिया। इसका तुम्हें ये याद रखना है, प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मैमल्स में जो देखो कन्वर्जेंट क्या होता है, ऐसे दो अलग अलग वो हैं बट उनके फीचर्स कॉमन है। देखो मोल है, ये दोनों माउस हैं दोनों, ठीक है, ऐसे ऐसे करके तुम याद रखो। होमोलॉगस का एक और है बोगनविलिया के थॉर्न्स और इसके कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स। एंड एनालॉगस क्या होता है, मतलब एनालॉगस इज बेसिकली कन्वर्जेंट, मतलब एक से सॉरी मतलब दो अलग अलग हैं बट वो फंक्शन सेम कर रहे हैं। जैसे आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ ह्यूमंस, मैमल्स की आई अलग तरीके से बनती है, ऑक्टोपस की अलग से बनती है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बर्ड्स, दोनों का वो अलग होता है बट इनका फंक्शन सेम होता है। उसके बाद हम फाउंडर इफेक्ट पे आते हैं। बहुत सारी स्पीशीज़ एक जगह पे, अब क्या होगा, एक स्पीशीज़ यहाँ से दूसरी जगह चली जाएगी तो वो दूसरी जगह पे फाउंडर हो जाएगी और यहाँ पे अपने जैसे और बना लेगी, इसे फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। ये एक ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। ये देखो इसे द्राहन करके तुम याद कर सकते हो। ड्रायोपिथस, रामापिथस, ये बहुत अर्ली थे, ये गोरिल्लास की तरह थे, ठीक है। उसके बाद रामापिथस आए, ये मैन लाइक बन गए थोड़े। एंड उसके बाद ये इनके फॉसिल्स मिले इथियोपिया और टांजानिया में, ठीक है। उसके बाद लीडिंग टू बिलीव ये 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो हैं, ठीक है। और ये ईस्टर्न अफ्रीका में इनका वो मिला, ये 4 फीट के होते थे और ये वॉकड अपराइट। 2 मिलियन ईयर्स पहले ऑस्ट्रो पिथेशियंस थे, ये ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में रहते थे। इन्होंने वेपन्स बना लिए थे एनिमल्स को, एनिमल से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट ये वेजिटेरियन थे, ठीक है। ये ह्यूमन जैसे दिखने लग गए थे। उसके बाद एक और क्रीचर आया जिसे होमिनिड, होमो हैबिलिस बोलते हैं। ये देखो ये इनका ब्रेन की कैपेसिटी इतनी थी, इन्होंने ये भी वेजिटेरियन थे और इनके फॉसिल्स जावा में मिले हैं, ठीक है। उसके बाद होमो इरेक्टस आते हैं, ये 1.5 मिलियन ईयर्स हो गए, इनका ब्रेन और बड़ा था, ठीक है। और उसके बाद ये जो थे होमो इरेक्टस, ये मीट भी खाने लगे थे सब कुछ। उसके बाद निएंडरथल्स आ जाते हैं, इनका ब्रेन साइज और डेवलप हो गया था, ये एशिया में भी चलने लगे थे, ठीक है। ये बरीड द डेड, दीज गाइस बरीड द डेड। एंड उसके बाद होमो सेपियंस जो हम आज हैं, ये अफ्रीका में थे और ये डेवलप्ड रेसेस, ये आइस एज में भी सर्वाइव कर गए, ठीक है। और ये पेंटिंग्स वगैरह भी